हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल अलबरूनी के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार जाति व्यवस्था वगैरह समाज के बारे में वर्णन दिया है। आज हम इब्न बतूता के बारे में देखेंगे कि इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की इच्छा, मतलब जिस चीज को वो नहीं जानता था उसका बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का था वो। जानने की उत्कंठा हमेशा लगी रहती थी उसको। इब्न बतूता अजनबी चीजों को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करता था। मतलब काफी दूर दूर तक की हर जगह जाना उसका क्या था, मतलब उसको ज्यादा रुचिकर लगता था, अच्छा लगता था उसे और चीजों को जानना। दिल्ली आया वह, चीन, अफ्रीका, यूरोप घूमा। इब्न बतूता पहले तो दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद फिर वो चाइना गया, फिर अफ्रीका गया, फिर यूरोप गया। मतलब हर एक अलग अलग देशों में जाके वो क्या किया, घूमा। पूजा स्थलों को देखा कि किस प्रकार लोग पूजा करते हैं। भारत में आके उसने देखा किस प्रकार लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। विद्वानों के साथ समय बिताया और उसके बाद वो क्या किया, विद्वानों के साथ रह के विद्वानों की मंडली में बैठना उसे ज्यादा अच्छा लगता था। तो विद्वानों के साथ भी उसको समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। लोगों के विचार जाने और उसने वृत्तांत लिखा और लोगों से अपने विचार व्यक्त किए, उनके विचार सुने और उसके बाद उसने क्या किया, अपने वृत्तांतों में उसका वर्णन किया। और यहाँ तक कि देखिए लिखा है नारियल तथा पान। मतलब यहाँ के लोग, इंडिया के लोग, मतलब नारियल के बहुत ही पूजा पाठ में नारियल का और पान का ही बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उसने ये लिखा है कि नारियल तथा पान बहुत ही पवित्र माने जाते थे। हमेशा पूजा स्थल में ये दोनों चीजें क्या होती थी, दिखाई देती थी। तो इसको ये किया कि मतलब जो नारियल फल है और ये पान है, इसको कितना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लोग मानते थे। ठीक है। फिर इब्न बतूता और भारतीय शहर, कि इब्न बतूता किस शहर के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है और भव्य बताया है शहर को। देखिएगा, शहर व्यापक अवसरों से भरे पड़े थे। दिल्ली शहर का भी उसने बहुत बढ़िया से यही लिखा है कि शहर व्यापक अवसर से भरा भरा पूरा था, मतलब हर तरीके से समृद्ध था। जिसके पास इच्छा साधन कौशल था, मतलब कहा है जिसके पास मतलब हर एक चीज उसको मिल सकती, जो भी इच्छा करे वो चीजें प्राप्त हो सकते थे। शहर घनी आबादी वाले थे, जो भी शहर थे वो घनी आबादी वाले थे, समृद्ध थे, हर तरीके से संपन्न थे। भीड़ भाड़ वाले शहर, चमक दमक वाले बाजार, मतलब दिल्ली को बताया है कि वहां हमने देखा भीड़ भाड़ वाले शहर को भी, वो चमक दमक वाले बाजार मतलब लगे पड़े रहते थे। दिल्ली को बड़ा शहर बताया उसने, विशाल आबादी वाला माना गया है। मतलब उसको दिल्ली को बताया कि बहुत बड़ा शहर था और विशाल आबादी वाला भी था। उसने इसकी तुलना, मतलब दिल्ली की तुलना दौलताबाद महाराष्ट्र से की, कि महाराष्ट्र भी ऐसा ही दिखता था। महाराष्ट्र की तुलना दिल्ली से किया। बाजारों में मस्जिद, मंदिर होता था। मतलब पूजा अर्चना करने के लिए मुस्लिमों के लिए मस्जिद और मंदिर, हिंदुओं के लिए भी हुआ करता था। बाजार में भी मतलब ये होते थे। इब्न बतूता ने बताया भारतीय कृषि अच्छी थी, मतलब कृषि कार्य जो था वो बहुत ही अच्छा था, उच्च कोटि का था। इसलिए थी कि यहाँ की मिट्टी क्या थी, उपजाऊ थी, और उपजाऊ होने का यही रीजन था कि यहाँ नदियां थी, विकसित थी। किसान वर्ग में दो फसल उगा लेते थे। किसान वर्ष में, सॉरी वर्ग है, किसान वर्ष भर में मतलब दो फसल उगा लेते थे, 6 6 महीने के बाद, जो आप देखते हैं ना, रबी की फसल और खरीफ की फसल। मलमल के कपड़े महंगे थे यहाँ पे। मलमल के कपड़े लोग यूज करते थे जो क्या थे, महंगे थे। भारतीय कपड़ों, रेशम, जरी, सारन की अत्यधिक मांग थी। मतलब लोगों के पास में देखा जाए तो ज्यादातर रेशम के, जरी के, सारन के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। फिर हम चलते हैं, अब ये हमने देखा इब्न बतूता का। अब हम देखते हैं संचार की अनूठी प्रणाली, किस प्रकार संचार के बारे में इन लोगों ने वर्णन किया कि संचार का माध्यम कैसा था भारत में। तो देखिए हेडिंग है संचार की अनूठी प्रणाली। डाक व्यवस्था अनूठी थी। मतलब डाक व्यवस्था एक अलग तरीके किस्म की थी, जिस प्रकार सूचनाओं का क्या किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था। इससे व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना तथा माल भेजना भी संभव हुआ डाक के द्वारा। ठीक है। लेकिन गुप्तचरों के द्वारा खबर 5 दिन में पहुंच जाते थे। लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से भी क्या किया जाता था, खबर को 5 दिन में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है। ठीक है। संचार प्रणाली मतलब सर्वोच्चम उच्च कोटि की थी, कहने का मतलब वन वर्ड में कि जो संचार प्रणाली थी काफी उच्च कोटि की थी। इब्न बतूता ने क्या जिक्र किया, इब्न बतूता द्वारा डाक प्रणाली का वर्णन उसने क्या कहा एक डाक व्यवस्था होती थी, वो दो भागों में डिवाइड होती थी। एक था अश्व डाक व्यवस्था, जो अश्व घोड़े के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती, घोड़ा के द्वारा ले जाके उस एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाई जाती, जिसे उलूक कहा जाता था। ठीक है ना।
प्रत्येक 4 मील पे एक अश्वडाक व्यवस्था होती थी, और वहां से वो ले जाके उसको वो दे आते थे जो भी सूचना होती थी। अब वो वहां से 4 मील के बाद से वो आगे व्यक्ति वहां अश्वडाक होगा तो वहां से दूसरा अश्व उससे आगे जाएगा। फिर देखिए दूसरा दिया है, पैदल डाक व्यवस्था थी जिसे दावा कहा जाता था, ठीक है ना। अश्वडाक व्यवस्था को उलूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा लिखा है। प्रत्येक मील में एक एक मील के बाद होता था 3 अवस्थान होते थे। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व कि मतलब बर्नियर ने बताया किस प्रकार ये जो पूर्व के देश थे वो काफी क्या थे, विकसित नहीं थे। बर्नियर ने जो देखा उसकी तुलना हमेशा किससे की है, यूरोप फ्रांस से की है। वही यह कहता था कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब वो अपनी किताबों में बुकों के माध्यम से बताया है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसे बताया है उसने, हमेशा तुलना किया है। और जितने भी निगेटिविटी चीजों पाया उसका तुरंत वर्णन किया है, और किससे रिलेट करके, यूरोप से। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ऐसे निर्णय लें जो सही हैं। मतलब ये इसलिए भी करता था कि मतलब अगर बाई दी वे कमियों को दिखाया जाएगा तो शायद वैसा कार्य करेंगे जो सही हो। वर्नियर की बुक का क्या नाम था, ग्रंथ का क्या नाम था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसकी बुक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें उसने गहन चिंतन किया। उसके पूरे वर्णन में भारत पश्चिम देशों के मुकाबले निम्न कोटि का था, मतलब वो पूरी बुक में जितना भी वर्णन इंडिया का किया है उसके मुकाबले, मतलब ये जो पश्चिम देश है उसके मुकाबले भारत क्या था, काफी कमजोर था, निम्न कोटि का था, मतलब भारत की दशा बेकार थी, कहने का मतलब यह है। उसने ये वर्णन किया। चलिए आइए आगे हम देखते हैं भूस्वामित्व पर प्रश्न, कि भूस्वामित्व पे कैसे प्रश्न उठते हैं और बर्नियर वगैरह ने क्या कहा है। बर्नियर ने कहा भारत में निजी भूस्वामित्व का क्या था, अभाव था। मतलब लोगों के पास अपना निजी भूमि नहीं हुआ करता था, जो हर एक व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए साहूकार के पास, जमींदार के पास हुआ करते थे। जो बड़े लोग होते थे उनके पास तो भूमि होती थी, लेकिन जो निम्न कोटि के लोग होते, चाहे जो छोटे लोग होते, उनके पास भूमि का एक भी टुकड़ा नहीं होता था। राज्य पर भूमि का स्वामित्व जनता तथा राज्य दोनों के लिए हानिकारक था। बताया उसने, राज्य पर भूमि का जो स्वामित्व है वो जनता और राज्य दोनों के लिए क्या था, हानिकारक है। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का मालिक है। उसे ये लगा कि पूरे साम्राज्य का मालिक, पूरे क्षेत्र का मालिक कौन है, सम्राट है, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता है, सिर्फ अमीरों को। और सही बात है, जब अमीरों के बीच बांटेगा तो वो शोषण तो होना ही होना है। तो उसे गलत लगा। भूधारक मतलब जिनके पास भूमि होती थी अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, जिनके पास भूमि भी होता था वो भी अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में उदासीन रखते थे। मतलब मान लीजिए अगर किसी की जमीन है और वो पर्टिकुलर पता है कि ये मेरी जमीन नहीं है, कि वो अपने आगे बच्चों को, पीढ़ी को दे सकते हैं, तो फिर उसको क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से कृषि नहीं करेंगे, उस भूमि को अच्छे तरीके से मतलब उपजाऊ नहीं बनाएंगे। जैसे कहा जाता है, देखिए एग्जाम्पल पे ले लीजिए, कि जैसे रेंट के रूम पे लोग रहते हैं तो कहा जाता है ना कि हमें पता है कि ये रेंट का रूम तो हमारा घर नहीं है। तो कहा जाता है जो रेंट के रूम पे रहते तो बहुत लोग अपने घर नहीं समझ पाते, तो इसको कहीं तोड़ फोड़, कहीं कील कूल गाड़ के बराबर कर देते हैं वो। तो ऐसे ही है, जैसे इसमें इसी तरीके से कहा जाता है कि जो भूधारक थे उस तरीके से उसका जमीन को सेफ्टी के तरीके से, मतलब हर तरीके से मतलब उपजाऊ बना के नहीं रखते थे, उदासीनता रहती थी कि ये मेरा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी क्या थी, गलती थी मुगल के टाइम में। इससे कृषि का क्या होता था, विनाश होता था, मनचाही कृषि होती थी, मतलब मन किया तो किया कृषि कार्य, और मन किया तो नहीं किया, मतलब चाहे कोई विकास हो या ना हो, चाहे थोड़ा उपजाऊ हो या चाहे कम। तो इसलिए उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। किसानों का उत्पीड़न होता था, किसानों को उत्पीड़न किया जाता था। जब फसल बढ़िया नहीं होती थी तो उनसे टैक्स उक्स कर वगैरह जबरदस्ती लिए जाते थे, जो उसका उत्पीड़न का कारण बनता था। समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था। जैसा कि आपने अभी देखा, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर वाकई अच्छा नहीं, जब किसान ऐसे परेशान है और लोग, क्योंकि सबका सत्ता मालिक सम्राट है, सम्राट के बाद जो अमीर लोग हैं उनके हाथ में है सब कुछ, तो जीवन स्तर सभी का तो अच्छा होगा नहीं इससे। वर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जन समूह बताया है, कि मतलब यहाँ लोगों का जन समूह है बहुत बड़ा, ज्यादा, और यहाँ के लोग बहुत ही क्या है, गरीब है, दरिद्र है। बर्नियर ने कहा एक ऐसा अमीर वर्ग है जो अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम है, यहाँ पे अमीर तो है लेकिन क्या है, बहुत कम है।
उसने गरीबों को अपने अधीन कर रखा। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, जनता है, उसको क्या बना रखा, गुलाम जैसे बना रखा, अपने अधीन कर रखा। यहाँ या तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं। तो ये देखा गया था इंडिया में। आज भी देखो बिहार की तरफ अगर हम एग्जाम्पल देखें, आज भी हम बिहार के क्षेत्र में देखें, अगर इसे एग्जाम्पल लें तो देखेंगे या तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग मिलेंगे, या तो बहुत गरीब मिलेंगे। इसलिए अक्सर बिहार का नाम आ जाता है। तो ऐसे ही उस समय उसने जब आया, यहाँ का वर्णन किया वर्नियर ने, तो ये कहा कि या तो यहाँ बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, बहुत अमीर हैं जो भी हैं, या तो बहुत ही गरीब है। भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं है, मतलब एक मीडियम क्लास के लोग की स्थिति क्या थी, बहुत ही कम थी, मतलब नहीं के बराबर ही था। उसने कहा राजा भिखारियों और क्रूर लोगों को का राज है, मतलब अच्छा, उसने ये कहा कि राजा जो राजा है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का ही राज यहाँ पे है इंडिया में। शहर खराब है, नगर दूषित है। और शहर जो है वो उसको खराब दिखाई दिया, साफ सुथरा नहीं दिखाई दिया, स्वच्छ नहीं दिखाई दिया, और नगर वगैरह जो क्या थी वो दूषित थी। खेत झाड़ीदार लगा उसको, जितने भी घास फूस दिखाई दिए उसको लगा कि ये झाड़ीदार है, ये जो बकवास फसलें हैं ये कोई फसल नहीं है। तो उसको ये लगा कि ये झाड़ीदार है, तथा ये घातक दलदल से भरे पड़े थे जगह। ठीक है ना। पता नहीं मेरे बच्चों को किधर घूमने गया था। इसका सिर्फ यही कारण था कि राजकीय भूस्वामित्व, मतलब राजकीय भूस्वामित्व। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज नहीं बताता कि भूमि का एकमात्र स्वामी राज्य था। सबसे बड़ी बात है, जितने भी मुगलों ने लिखा है, वर्णन दिया है, अपने विवरण दिया है, चाहे वो इब्न बतूता ने दिया है या चाहे अगर देखा जाए अलबरूनी ने दिया, तो ऐसा विवरण नहीं दिया है जैसा वर्नियर ने दिया है। इतना मतलब जिस तरीके से बुरे तरीके से भारत की इंसल्ट कहा जाए वो किया, उस तरीके से क्या किया है, इन दोनों के बुकों में नहीं मिलता है। और ना ही मुगल के टाइम में जो बुक मिली है, बुक लिखी गई है, उसमें इस तरीके से वर्णन है कि भूमि का एकमात्र स्वामी सिर्फ राज्य का था, मतलब राजा का होता था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम कल देखेंगे, क्योंकि यहाँ ही तक का है, क्योंकि आपको हिस्ट्री का भी वर्क करना है, पॉलिटिकल का भी वर्क करना है। तो ठीक है, आज यही क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय।